नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद है प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद अंकित और जी। हम लोग अक्सर इस कार्यक्रम में ये चर्चा करते रहे हैं कि संसद नहीं चल रही है, संसद में हंगामा हो रहा है, आम जनता के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बार तो इतिहास बन गया जी। जब रात के 3 बजे 4 बजे तक संसद चली है। और मतलब तर्कपूर्ण डिस्कशन जिसको बोलते हैं ना, कि लंबे लंबे भाषणों का दौर हमने देखा है। जी। एक से एक अच्छे वक्ता अपने बात को वक्फ बिल पर उन्होंने पेश किया है। जी। तो एक बात मेरे मन में लगा नए पत्रकार होने के नाते कि अगर सरकार चाहे तो संसद चल सकती है। जी, बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बात है कि सरकार चाहे और जब सरकार सहमति बना लेती है और विपक्ष की बात को भी मान लेती है कि ठीक है कि आपके मुद्दों पर भी हर मुद्दे पर भी चर्चा कराई जाएगी और विधेयक अगर इसी तरीके से चर्चा के बाद पारित हों तो उससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता और लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है। और आप देखिए कि जैसा आपने कहा कि 3-3 4-4 बजे तक रात तक चली, आपने खुद इतनी देर तक जग कर उसको कवर किया। तो और आपने सबके भाषण भी सुने, तो आप बिल्कुल सबसे अवगत भी हैं कि किसने क्या कहा। तो आप उस विषय पर जिस तरीके से सांसदों ने पूरी तैयारी के साथ अपने विचार रखे, न सिर्फ जो वक्फ विधेयक है, बल्कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर भी लंबी चर्चा हुई। बिल्कुल। बजट विधेयक पर इस जो बार अच्छी चर्चा हुई है। चर्चा हुई है। आप देखिए कि जो विदेशी घुसपैठ रोकने के लिए जो कानून बना है, इमिग्रेशन बिल जो आया था। उसमें उस पर लंबी चर्चा हुई है। एक त्रिभुवन विश्वविद्यालय से संबंधित विधेयक पर चर्चा हुई है और ख़ास तौर पर 16 विधेयक पारित किए गए हैं और इस सत्र में। मणिपुर में राष्ट्रपति मणिपुर शासन को में लगाने को जो राष्ट्रपति शासन लगा उसको उस पर जो प्रस्ताव लाया गया उसको मंजूरी के लिए उसको दोनों सदनों में चर्चा हुई। एक जगह कुछ लगभग सवा डेढ़ घंटे तक हुई, एक जगह कुछ 40-45 मिनट 40 हुई। मिनट तक तो हुई है। ये दिखाता है कि हमारे सांसदों ने जो जिस काम के लिए उनको चुनकर भेजा है वो काम वो करे, बहुत अच्छे तरीके से करे। एक सदन का जो कामकाज का प्रतिशत 119% रहा, एक का 118% रहा। ये अपने आप में दिखाता है कि क्या शानदार हमारा जो लोकतंत्र है। और जैसा आपने कहा कि सरकार चाह ले, इस इस बार बार कोई सरकार ने भी निष्कासित भी नहीं हुआ। सरकार ने भी चाह लिया और विपक्ष ने भी चाह लिया। और देखिए, व्यवधान से किसी को कुछ हासिल नहीं होता है। हमने देखा कि बीते कई सत्र इस तरीके से खाली व्यवधान में चले गए। सरकार तो देखिए अपना कामकाज करा लेगी, वो जो विधेयक हैं वो पारित हो जाएंगे, हंगामे के बीच पारित हो जाएंगे। कोई ज़्यादा हंगामा करेगा, नियमों का उल्लंघन करेगा, उसको बाहर करके वो विधेयक पारित हो जाएगा। लेकिन जो हमारी जो संसदीय परंपराएं हैं उनका पालन करके, जैसे वक्फ की बात कर लें तो चाहे जेपीसी ने पूरा समय लिया, उसमें सबके मत सुने, न सिर्फ सांसदों के बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के और विधि विशेषज्ञों के विचार सुने। बहुत सारी चीज़ें जो भी हमारे नियम कानून प्रक्रियाएं हैं सबका पालन किया गया और ये जो विधेयक जो है कानून की शक्ल अख्तियार कर चुका है। और आपने जैसे कहा कि मैं बार बार उसी पे आ रहा हूँ, आपने कहा कि ये सरकार चाह ले या बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। तो आप देखिए कि ये जो कुछ हुआ है, सत्र की शुरुआत से ठीक पहले दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि मैं हैरान हूँ कि इस बार कोई विदेशी चिंगारी नहीं आई है सत्र की शुरुआत से पहले। और तो कोई विदेशी चिंगारी आई नहीं, है ना। वरना हमें देखते थे कि कभी पेगासस आ जाता है एक दिन पहले ही, सत्र शुरू होने से पहले। कभी वो मणिपुर भी आता है। अडानी आ जाता है, कभी को मणिपुर के मणिपुर का कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा आ जाता था जिससे कि वो पूरा का पूरा सेशन या पूरा हफ्ता भर वो व्यवधान में निकल जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोई विदेशी चिंगारी नहीं आई इस बार। और आपने देखा कि सत्र पूरा जो है निर्बाध तरीके से चला। लेकिन अंतिम दिन कह सकते हैं कि विदेशी मूल की, अब तो खैर भारतीय नागरिकता है सोनिया गांधी के पास, लेकिन उन्होंने जब टिप्पणी की कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कि जो वक्फ विधेयक है उसको जबरन पास कराया जबरन गया। पास कराया अब गया। जबरन कैसे पास करा लिया गया? आप देखिए कि 3-4 बजे तक, जब 1:30-2 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही चली, पूरी जो जितने संशोधन दिए गए थे
सब पर मत विभाजन कराया गया, वहाँ पर वोटिंग हुई, उसके बाद अगर सभी नियमों का पालन करते हुए वहाँ पर विधेयक पारित हो रहा है, तो आप उसको जबरन कैसे कह सकते हैं? आपको इतना वर्ष हो गया संसद में, कि आपको पता ही नहीं है कि जबरन क्या होता है और नियमों के अनुसार पारित कराना क्या होता है। तो आपने ये हमारी संसद की एक तरह से कह सकते हैं कि उसकी जो संसदीय परंपराओं का एक तरह से अपमान किया है। एक अपमान सोनिया गांधी ने किया। तो अब देखिए कि विदेशी चिंगारी आई नहीं, लेकिन लास्ट में जाते-जाते कुछ चिंगारी आ गई। अब आप देखिए कि एक तो उस पर स्पीकर साहब ने भी ऐतराज़ जताया सोनिया गांधी की इस टिप्पणी पे, कि जबरन कैसे कह सकते हैं आप। उसके बाद जब सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, तो कांग्रेस की प्रवक्ताओं की जो नेता हैं गौरव गोगोई, और जो प्रमोद तिवारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर मैं हैरान था। उसमें कहा गया कि संसद को मोदी का दरबार बना दिया गया है। भैया, आप लोग खुद दरबारी संस्कृति में रहे हैं। जिस तरीके की कांग्रेस की संस्कृति रही है, परिवारवाद की, दरबारी राजनीति की, नेताओं की परिक्रमा करते रहने की, पद पाने के लिए, वो संस्कृति संसद में नहीं है। संसद में जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने मुद्दे रखते हैं, सरकार से बातें मनवाते हैं, सरकार जो वादे करती है वो अपने पूरे करती है, नहीं करती है, ये जनता तय करती है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मोदी का दरबार बना दिया गया, ऐसे कैसे हो सकता है? आप विपक्ष के नेता राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मुझे बोलने नहीं दिया जाता। जब उनके लिए बोलने का समय नियत होता है, तब वो विदेश में होते हैं। अब संसद के नियम ये कहते हैं कि जब आपको आपका नाम आएगा, आपका नाम पुकारा जाएगा, या आपको नियमों के अनुसार अनुमति मिल जाए बीच में बोलने की, तब आप बोल सकते हैं। तो आप घर के राजा नहीं है संसद में कि आप जब चाहे बोल देंगे, वहाँ पे नियमों के हिसाब से है। और दिलचस्प ये भी है ना सर कि वक्त पे इतनी चर्चा हुई जी, और आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, आप उसी वक्त ट्विटर पर ट्वीट तो कर रहे हैं, जी, लेकिन संसद में आप नहीं बोल रहे हैं। आपके लिए एक अच्छा बढ़िया प्लेटफॉर्म था। जी, आप उस क्षेत्र से वायनाड से जीत कर आए हुए हैं। आपकी जी, बहन प्रियंका गांधी वायनाड से अभी प्रतिनिधित्व कर रही है, जहां पे मुस्लिमों की तादाद अच्छी खासी है। जी। बार बार केरल का उदाहरण दिया जा रहा था, आप दोनों केरल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप दोनों में से कोई एक बोलता तो अच्छा होता। जी, और राहुल गांधी तो ये भी कह चुके हैं कि वायनाड से 2 सांसद हैं, प्रियंका हैं और मैं हूँ। तो आप देखिए कि केरल में जब ये जो वहाँ पर कैथोलिक बिशप काउंसिल ने पत्र भेजा और वक्फ विधेयक का समर्थन करने के लिए सभी केरल के सांसदों से अपील की, तो अब केरल में चूंकि विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं रह गया है, तो वहाँ की राजनीति को देखते हुए यहाँ भी इन्होंने अपना दोहरा चरित्र दिखाया कि जो कैथोलिक बिशप काउंसिल है, उसको हमारे भाषणों से कुछ आपत्ति ना हो जाए, तो हम तो चुप रहें भैया, ट्विटर ज्यादा है अच्छा ना? है। ट्विटर ज़्यादा अच्छा है। और जो हमारा जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो खुश हो जाए, तो अपने नेताओं से जितना ज़्यादा कहलवा सकते हो उतना ज़्यादा कहलवाओ। और बाद में फिर कह दिया कि भैया ये तो जबरन पास कराया गया। कांग्रेस के नेताओं ने इसको चुनौती भी दे दी है कोर्ट में। अब देखना होगा कि कोर्ट इसकी जो वैधानिकता है इस कानून वैसे ही की। अमानतुल्लाह हाँ, खान, जावेद, मोहम्मद जावेद, ये जी, तमाम लोग हैं जो जी, जी। तो अच्छी अब बात है। कोर्ट में आप जाइए, कोई कोर्ट का बिल्कुल, दरवाजा, आप सड़कों पर लोगों को भड़काइए नहीं। हाँ, बिल्कुल। और छीन लेंगे, छीन लेंगे, छीन लेंगे नहीं होता है ना। देखिए, ये आप हर बार यही कह देते हैं। आपने कहा था उस समय कि नागरिकता छीन ली जाएगी, सीएए, किसी की नागरिकता नहीं गई। आपने कहा कि भैया ये 2024 के लोकसभा चुनाव में कि ये संविधान बदल देंगे, आपके अधिकार छीन लेंगे। किसी के अधिकार नहीं छीने गए, बल्कि कई सारे अधिकार और दे दिए गए हैं विभिन्न कानूनों के माध्यम से। जनता को सशक्त बनाया गया है। अभी आप कह रहे हैं कि वक्फ विधेयक आ गया, तो उसमें मुस्लिमों की मस्जिदें, कब्रिस्तान छीन जाएंगी। कोई नहीं छीन रहा है, बल्कि जो मस्जिद हैं, कब्रिस्तान हैं, इस तरीके के जो स्थल हैं, उनको तो इस कानून के में उनमें उनमें संरक्षण प्रदान किया गया बिल्कुल। है, अगर विवादित नहीं है कोई मामला पहले से। तो ये सिर्फ भरमाने का खेल है। और हमने जैसा कि पहले भी जिक्र किया था कि जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जब विरोध प्रदर्शन हो रहा था इस विधेयक के खिलाफ में, तब हमने देखा था कि बहुत सारे जो मुस्लिम उसमें आए थे, उनको पूरा वक्फ विधेयक के बारे में कुछ पता नहीं था। उनको सिर्फ ये बताया गया था कि आपकी ज़मीनें छीन ली जाएंगी। तो ये भ्रम और भय की जो राजनीति है ना, उसने एक तरह से मुस्लिम समाज को पीछे कर रखा है। और इसके लिए दोषी इनके ही जो कह सकते हैं कि कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं, जो कि कहने को धर्मगुरु हैं, लेकिन असल में वो राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। राजनीति तो बिहार में भी हो रही है सर। जी, दिलचस्प हो रही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम वक्फ बिल जो कानून में तब तक हो सकता है बदल जाए। जी,
तो हम उसको कूड़े में डाल देंगे। जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने वश में नहीं है, अपने होश में नहीं है, और आरजेडी की ओर से वो उनका फोटो आरएसएस के कपड़ों के साथ वायरल किया जा रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी में ज़बरदस्त हलचल है। 5 से 7 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, एक वर्ग से आते हैं। आनंद फानंद में मुस्लिम नेताओं को इकट्ठा करके जदयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया कि भैया आप लोग कहिए कि क्या क्या हमने मांग रखी थी और क्या क्या जी, हमारी मांगों को माना गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो संजय झा जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने हमारी पार्टी छोड़ी उन्हें हम खुद नहीं जानते। एक जी, पार्टी का जो नंबर 2 है वो कह रहा है कि हम खुद, ललन सिंह कह रहे हैं कि जो नेता पार्टी छोड़ के गया उसको 499 वोट मिले थे जी, और बड़ा नेता कहाँ से हो गया। जी। तो जदयू में ये जो द्वंद्व है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो इसमें जो पार्टी लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, इसमें कई नाम ऐसे हैं, सिर्फ जेडीयू की बात क्यों करें, हमने देखा कि जो आरएलडी है उसमें भी हाँ, एक नेता ने आरएलडी में छोड़ भी। दिया। तो आप देखिए कि जो कुछ खासतौर पे चुनावी बेला में कई लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि हमको टिकट मिलेगा नहीं। वो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं कि सामने वाले को लगे कि देखिए ये उसने ऐसे मौके पर उस अपनी पार्टी को संकट में डाला या धर्म संकट में डाला जब उसके समर्थन की ज़रूरत थी। तो ये हमारे साथ आ गया तो शायद हमारे लिए हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो वो इसलिए भी करते हैं लोग कि ठीक है कि वहाँ से टिकट मिल जाएगा, उनको यहाँ पे संभावना कम होती है। और जैसा कि ललन सिंह ने कहा, संजय झा ने कहा, वो सही कहा कि ऐसा कोई बहुत बड़े नाम नहीं है ये लोग कि जेडीयू हिल गई, जेडीयू टूट गई या आरएलडी टूट गई, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कोई बहुत बड़े नाम नहीं है। और हाँ, आपने लोकसभा चुनाव के समय देखा होगा जेडीयू के एक बड़े नेता हैं नीतीश कुमार के बेहद करीब, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा था कि मुसलमान तो हमें वोट देते ही नहीं है। जी, जी, बिल्कुल आपको याद भी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। इसके अलावा जेडीयू के जो 43 विधायक जीत के आए थे उसमें एक भी मुसलमान नहीं थे। वो बसपा से एक विधायक जीते, वो बाद में जेडीयू में शामिल हुए, वो मुस्लिम थे, उनको मंत्री बनाया गया नीतीश कुमार की ओर से। जी, और ख़ास तौर पर जैसा आपने कहा कि ख़ास तौर पे अगर पिछले चुनाव की बात कर लें, तो पिछले चुनाव में तो जेडीयू को मुस्लिम वोट वैसे भी नहीं मिला था। तो ये और ना ही जो आगामी चुनाव है उसमें मिलने की संभावना मिलने की है। संभावना है। तो ये जेडीयू का अच्छा स्टैंड है। देखिए, ये जो स्टैंड लिया गया है, ये जो कानून बना है, ये असल में मुस्लिमों को ही फ़ायदा पहुँचाने वाला है, ख़ास तौर पे गरीब मुस्लिमों को। और ये जो ये पारदर्शिता की जो बात है, वो आखिरकार होनी ही चाहिए। तो अगर और समाज समय के साथ हर संगठन में हर बोर्ड में बदलाव होने चाहिए। क्यों नहीं उसमें पारदर्शिता है, ये लोगों को बताना चाहिए जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। और इसमें किसी का भी अब तक आप देख लीजिए कि कोई ऐसा कहीं विरोध की लहर नहीं है। ये जो जितने नेता लोग हैं ना, सिर्फ इसी वही बयान दे रहे हैं, खास तौर पर जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वरना आम मुस्लिम को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वो खुश है कि कुछ सुधार हो रहा है और किसी ने ऐसा राजनीतिक साहस करके दिखाया है कि और आप देखिए कि मोदी सरकार जो तीसरे कार्यकाल में उसका सबसे बड़ा स्टेप है ये। अब तक उसने जितने भी कानून बनाए हैं, वो कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा राजनीतिक जिसमें कि सरकार के स्थायित्व पर भी एक तरह से खतरा मंडरा रहा था, तो ये यही कानून है। तो क्योंकि 240 हैं बीजेपी के एमपी और ऐसे में सहयोगी दलों को साथ लेकर चलना, इस कानून को पारित करा लेना अपने आप में बड़ी बात है। और बिहार चुनाव पे इसका असर ज़रूर पड़ेगा क्योंकि बिहार से ही सांसद हैं कांग्रेस के जिन्होंने इसको चुनौती दी हाँ। है। तो ये और ख़ासतौर पर जो कांग्रेस है और जो आरजेडी है, वो ज़रूर इस मुद्दे को भुनाएँगी और वहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति होगी। लेकिन हमको ये भी देखना चाहिए कि जब भी ध्रुवीकरण की राजनीति होती है तो उसमें बीजेपी मास्टर साबित होती है और बिल्कुल। बीजेपी चाहती भी है कि इस तरीके का अगर ध्रुवीकरण चल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि सरकार में वो भी शामिल है, जवाब उसको भी देने पड़ेंगे। लेकिन जब ध्रुवीकरण होता है तो बाकी सब चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। 10 से 12 करोड़ की पार्टी है सर, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए इतना लंबा समय। आज तो स्थापना दिवस भी है। जेपी जी। नड्डा के जितने भी कार्यक्रम हैं उसमें जेपी नड्डा जहाँ भी खड़े होंगे उनके आसपास अगर जो चेहरे दिखाई देंगे उनमें से कोई बन सकता है क्या? देखिए, अब आप देखिए कि मंथन कैसा चल रहा है। प्रधानमंत्री और इस बार जो अध्यक्ष बनेगा उसके लिए चुनौतियां भी बहुत हैं और इसीलिए ठोक बजाकर पूरी सबसे चर्चा करके नए अध्यक्ष का चयन किया जाना है। और आपने देखा कि इसके लिए हालांकि उद्देश्य दूसरा दिखाया गया कि ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संघ मुख्यालय जाना पड़ा।
नागपुर में गए, वो वहाँ पर मोहन भागवत जी के साथ जो पब्लिक ने देखा, जो टीवी पर जो विजुअल आए, लेकिन उसके अलावा भी चर्चा हुई है। हो सकता है वहाँ पर उनको कोई संकेत दिया गया हो। आपने देखा कि जो मोहन भागवत हैं वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, संघ के नेताओं से गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के चलो, मुख्यमंत्री योगी उत्तर प्रदेश की आदित्यनाथ। भूमिका इतनी सक्रिय क्यों हो गई है? देखिए, उत्तर प्रदेश की भूमिका इसलिए सक्रिय हो गई है क्योंकि उत्तर प्रदेश की वजह से बीजेपी बहुमत पाने से चूक गई थी। 240 रह गए थे और 27 में वहाँ पर इलेक्शन है। 27 में इलेक्शन है, तो अब आप अगर आज से लगाएंगे तो 2 साल का समय बचा है। तो 2 साल का समय जो है, इस 2 साल के लिए कई सारे लक्ष्य निर्धारित करने हैं। और अगली बार भी अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आती है, अगर चूक जाती है, तो फिर लोकसभा चुनाव में उसके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में ताकत दिखाई थी, तो उस ताकत को कहीं ना कहीं कम करने का एक रणनीति बनी होगी। और चूंकि संघ की स्थापना का ये 100वीं वर्षगांठ है, तो कई सारे ऐसे कार्यक्रम होने हैं जिसमें कि जो संघ की शक्ति है, जो बीजेपी की शक्ति है, उसको एक मंच पर लाया जाए और जो कमियां लोकसभा चुनाव में रह गई थी वो विधानसभा चुनाव में ना दोहराई जाएं, इस बात का प्रयास होगा। ये कमियां हमने देखा कि महाराष्ट्र में पूरी कर ली गई, हरियाणा में पूरी कर ली गई, दिल्ली में पूरी कर ली गई, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी पूरी कर ली जाएं, इसके लिए वो लोग प्रयासरत हैं। और अभी गाजियाबाद में मैंने जैसा आपको बताया कि 2 दिन पहले ही वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संघ नेताओं के साथ बैठक हुई है। वाराणसी में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो लगातार चर्चा चल रही है। देखना होगा कि उत्तर से बीजेपी का अध्यक्ष आता है, दक्षिण से आता है, या कोई पुरुष होता है, कोई जो महिला नाम होती चल रहे है। हैं उनमें से संभावनाएं हैं या फिर वो साइड हो चुके हैं? देखिए, अब कुछ तो राजनाथ सिंह का भी नाम आ गया है हाँ सर। हाँ, जी जी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि राजनाथ सिंह जी अब संगठन में दोबारा नहीं जाएंगे, क्योंकि एक तो उम्र है। उम्र भी है, दूसरा वो ऑलरेडी 2-3 बार अध्यक्ष रहे हैं, और एक बार उन्होंने नितिन गडकरी का भी जो शेष कार्यकाल है वो पूरा किया था। तो ये मुझे नहीं लगता कि वो जाएंगे अब सरकार से, क्योंकि सरकार में उनके पास प्रभावी भूमिका है और उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उस दिशा में बड़ा वो काम कर रहे हैं। कई सारे आने वाले समय में उनको लक्ष्य पूरे करने हैं। तो मुझे लगता है कि इस लेकिन बीच सर, जो कहा जा रहा है, ये बार बार मैं बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों को सुन रहा हूँ, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी होगा वो एक पैरेलल पावर की तरफ जाएगा। जी आरएसएस यही चाहता है जी और फिलहाल बीजेपी आलाकमान ये नहीं चाहता है। जी। आप कितने सहमत? नहीं, देखिए, आरएसएस हमेशा ही यही चाहता है कि जो अध्यक्ष हो वो, और जब हमने देखा था कि जब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब भी अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे वो संघ के बड़े नेताओं में से थे और उनके पास भी पूरी शक्ति थी। कुशाभाऊ जी के पास, आडवाणी जी जब अध्यक्ष थे उनके पास भी पूरी शक्ति थी। तो संघ चाहता है कि बीजेपी का अध्यक्ष कोई रबर स्टैंप नहीं हो। हाँ। और वो, और देखिए, बीजेपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है ना, वो एक तरह से उसका जो ऑफिस में जाएंगे तो देखेंगे कि वो भी प्रधानमंत्री की तरह उतना ही बिजी होता है, क्योंकि देश भर से लोग उसके पास आ रहे होते हैं। और बीजेपी का जो कल्चर है, कांग्रेस का जो कल्चर है, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो आप उसकी व्यस्तता देख के आपको लग जाएगा कि बहुत व्यस्त आदमी है। और ये जो क्योंकि वो सबसे मिलते हैं, जो बीजेपी के अध्यक्ष पद पर हम पिछले कई सारे अध्यक्षों को नड्डा जी देख कर चुके रहे हैं हैं। वो काम। हाँ, नड्डा जी भी कर रहे हैं, लेकिन नड्डा जी थोड़ा सा क्योंकि अब वो जो अभी सत्ता वाली संस्कृति है उसमें आ गए हैं, तो थोड़ा सा उनका उतना नहीं है जितना पहले राजनाथ हालांकि इस सिंह जी, मामले में अमित शाह भी अच्छे अमित थे। शाह भी अच्छे थे। तो और क्योंकि अब उनके पास केंद्रीय मंत्री की भी जिम्मेदारी है, तो उनकी अपनी कुछ अलग प्रोटोकॉल आ व्यस्तताएं भी जाता हैं, है ना। प्रोटोकॉल भी आ जाता है। तो अब ये देखना होगा कि ये जो अध्यक्ष है उसमें बीजेपी, जैसा अमित शाह जी ने कहा भी लोकसभा में कि भैया 10-12 करोड़ में से हमको चुनना है, लेकिन 10-12 करोड़ नहीं, मुझे लगता है कि 10-12 लोगों में से ही चुनना है कि कौन होगा। और मुझे लग सकता है कि शायद हो सकता है कि मोदी जी के मंत्रिमंडल का ही कोई व्यक्ति हो जिसको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिल जाए। मोदी जी यही चाहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि सत्ता का एक और केंद्र यहाँ पर बने, क्योंकि ऑलरेडी राज्यों में केंद्र बनने शुरू हो गए हैं। और अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हों, इनको भविष्य के नेता के रूप में देखा जा रहा है बीजेपी के। तो दिल्ली में भी कोई वैसा ही एक बड़ा नेता खड़ा हो जाए तो ऐसा तो खासतौर पे मोदी शाह की जोड़ी नहीं चाहेगी, लेकिन संघ जो चाहता है वो होता अमित शाह रहता ने है। एक और जवाब दिया
योगी जी के लिए, योगी जी की। हाँ, कि रिपीट होंगे, वो भी रिपीट होंगे। और देखिए, अगर प्रधानमंत्री पद पर मोदी जी को फिर से आना है, गृह मंत्री पद पर अमित शाह जी को आना है, तो इसके लिए जरूरी है कि योगी जी रिपीट हो। उत्तर प्रदेश साथ में रहेगा तो दिल्ली भी साथ में रहेगी। बिल्कुल। तो ये था इस सप्ताह का चाय पर समीक्षा कार्यक्रम और हमने कई बातों पर खुलकर चर्चा की है। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, और आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।